जैसे कि हम मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फियर देख रहे हैं, कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम सभी के पास एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फियर रहता है, एक मुख्य विशेषता रहती है और एक सेकेंडरी विशेषता रहती है। सेकेंडरी विशेषता वो होती है जो आपके घनिष्ठता में, इंटीमेसी में आपको दिखती है। क्या वो एरोगेंस है, क्या वो इम्पेशंस है या ग्रीड है। तो जो भी आपकी क्लोजनेस में आपको अपनी विशेषता दिखती है वो आपकी सेकेंडरी है। पर फर्स्ट वो होती है जो चीफ है, जो आपकी पूरी लाइफ को गवर्न करती है, आपके सोचने बोलने हर चीज का तरीका वही निर्धारित करती है। तो इन सातों में से दो सभी के पास मेन कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। तो इसीलिए हर एक को आपको ध्यान से समझना है कि आपका चीफ वाला फियर का विशेषता कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है। पहचानने का मतलब सिर्फ पहचान के नहीं रखना है, उस पर काम करना है। और जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं उनके कौन से हैं, जजमेंट नहीं करना है। फिर से मैं कह रही हूँ, सिर्फ उनके साथ कोऑपरेट करना है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी है। मुझे बहुत फायदा हुआ इस बुक को पढ़ने से, इसीलिए मैं आप लोग के सामने इतना विस्तृत रूप से इसको शेयर कर रही हूँ कि आप पहचानिए और कंपैशन रखिए अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। तो आज हम सेल्फ सैबोटेज के बारे में जानेंगे, जिसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहें, आत्म विनाशकारी कहें, आत्महास कहें। हो सकता है आप लोगों में से काफी लोग इस विशेषता को लिए हों। कोई भी विशेषता किसी से कम नहीं है, मतलब कोई बुरी नहीं है, कोई अच्छी नहीं है। कोई लालच अच्छा नहीं है, ना सेल्फ सैबोटेज गंदा है, सब बराबर है और सभी की अपनी अपनी एक मायने है। तो ये जो सेल्फ सैबोटेज का हम बात कर रहे हैं वो है एनर्जी 2 टाइप की, मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी ये विशेषता है। इसका जो विशेषता का जो डर है वो है प्रसन्नता का भय, खुशी का भय। जैसे मैंने कहा कि हर एक माइनस पोल है और एक पॉजिटिव पोल है। पॉजिटिव पोल को गुण नहीं मानना है, वो उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी मास्क है फ्रेंडलीनेस का। तो हर एक के पॉजिटिव और नेगेटिव पोल हैं। अब इसके कौन से हैं हम जानेंगे। तो इसके हैं नेगेटिव पोल आत्म विनाशकारी, मतलब खुद को नष्ट करना। और जो इसका प्लस पॉइंट है, इसका गुण नहीं है पर अच्छी चीज है उसके लिए, वो है सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्म बलिदान। ऐसे व्यक्ति लोग जो कंट्रोल नहीं रख पाते अपने खुशी पर, अपने प्रेम पर, अपनी प्रसन्नता पर, अपनी सिक्योरिटी पर, जो ये सब चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, जरूरी भी होती हैं और लाइफ कंजर्विंग भी होती हैं, जीवन संरक्षण के रूप में भी होती हैं। आनंद, प्रेम, प्रसन्नता और सुरक्षा। जब ऐसे चीजों पर कंट्रोल नहीं रखने का भय होता है, वो इसकी विशेषता है, इस विशेषता की एक्सप्रेशन है, ये अभिव्यक्ति है उस व्यक्ति की। जिस तरीके से वो व्यक्ति चाहता है कि ऐसी स्थिति रहे या ऐसा प्रेमपूर्ण संबंध रहे या ऐसी खुशी रहे, जब वैसे नहीं होती है तो वो अपने साइकी से या अपने आप से ही उसको नष्ट करना पसंद करता है। जब ऐसी चीजें वो करता है ना, अपनी खुशी को खुद डिस्ट्रॉय करता है, तो सोर्स जो इस बुक को लिखवा रहे थे वो कह रहे हैं कि सेल्फ सेबेटर को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी लाइवलीनेस, मतलब जीवंतता और खुशी को खत्म न होने दे, क्योंकि जैसे जैसे वो अपने लिए ही नुकसान करते जाएगा उसके लिए बहुत खतरनाक होते चला जाएगा। कैसे होएगा हम आगे जानेंगे, है ना। अब ये जैसे मैंने कहा कि ये आर्टिस्ट की आर्किटाइपल फियर है।
तो आर्टिस्ट कौन होते हैं? बहुत ही मासूम, बहुत ही नर्म दिल के, बहुत कल्पनाओं में, इमेजिनेशन में, फैंटेसीज में रहते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि एक कॉस्मिक चाइल्ड का प्रतिनिधि करते हैं, ब्रह्मांडीय बच्चे का प्रतिनिधि करते हैं, क्योंकि उनका दिल बहुत, और वो क्रिएट कर रहे हैं ना। क्रिएट करना कितनी बड़ी बात होती है कोई भी चीज को। अच्छा, आर्टिस्ट का मतलब आप ये मत सोचिएगा कि कोई सिंगर है, कोई पेंटर है या कोई पोएट है, वैसा नहीं। मैं बहुत सी चीजों में पढ़ रही थी तो उसमें लिखा है कि इवन जो कोई वीडियो एडिट करता है या कुछ बनाता है, छोटी छोटी चीजें ही, वो भी आर्टिस्ट में ही आता है। बहुत अच्छी कोई कुकिंग न्यू टाइप की करता है ना, मतलब समथिंग न्यू कुछ बनाता है या डिफरेंट बनाने की कोशिश करता है वो। अब ऐसा नहीं सोचना कि हर गृहिणी आर्टिस्ट है, वैसा नहीं। वो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं खाना पकाने में, वैसा नहीं। जो पाक कला में कुछ नया करना चाहता है या वीडियोस वगैरह बनाता है, कोई भी क्रिएटिव टाइप के, वो सब आर्टिस्ट में आते हैं। तो ये जो कॉस्मिक चाइल्ड है, ऐसे तो सभी कॉस्मिक चाइल्ड है पर इसको स्पेशली बोला गया है, तो वो इसका आनंद से, अस्तित्व के आनंद से भरा होता है। और इसकी जो विशेषता है ये वाली सेल्फ सैबोटेज की, वो क्या है? बिल्कुल उसकी उल्टी है, हमेशा उल्टी रहेगी आर्किटाइप से। शेयर जॉय और अलाइव होने का भय। ये क्यों होता है धीरे धीरे जानेंगे, है ना। ये इंसान जो रहता है सेल्फ सैबोटेज वाला, वो बहुत ही लाइवली और बहुत जॉयफुल रहता है, और अक्सर हमेशा, अक्सर मतलब वही हमेशा, हर जगह आनंद प्राप्त करने और खुद में भी खुश रहने की के विचार से आसक्त रहता है, ऑब्सेस्ड रहता है कि मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। और उसके में पोटेंशियल भी है, क्षमता भी है। फिर भी वो एक बहुत गंभीर चेहरा बना के रखेगा और उसके लाइफ में हास्य का अभाव होगा, इल ह्यूमर्ड। और वो क्यों रखता है अपनी लाइफ में एक उदास चेहरा या गंभीर चेहरा? क्यों रखता है? क्योंकि उसको डर लगता है कि यदि वो स्माइल देता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, तो लोग उसको गंभीरता से नहीं लेंगे। और सबसे ज्यादा उसको ज्यादा डर इस बात का रहता है कि लोग उसको बहुत ही मूर्ख या सतही, सुपरफिशियल समझेंगे। कभी कभी आप उसे हंसा सकते हैं, लेकिन उसके सेल्फ कंट्रोल, मतलब वो सेल्फ कंट्रोल करके रखा है ना कि मैं हंसूंगा नहीं, खुश नहीं रहूंगा, तो उसके सेल्फ कंट्रोल को के खोल को तोड़ने के लिए आपको उसे आश्चर्यचकित करना होगा। मतलब ऐसे आपको कोई बात कहनी होगी, तब जाके वो अपने कंट्रोल से बाहर आएगा और हंसेगा। और जब ऐसा होता है तो ये एक चमत्कार जैसा होता है। व्यक्ति के चेहरे के भाव इतने मौलिक रूप से बदल जाते हैं कि वह अपना पिछला व्यक्ति नहीं लगता। उसकी हंसी एकदम डिफरेंट लगेगी आपको। सेल्फ सेबेडोर की जो मुस्कान है, उस तेजमान सूर्य के समान है, जो अचानक एक उदास दिन में सबसे काले बादलों को चीर कर निकल आता है। मुझे ये सेंटेंस अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। होता है जो बहुत उदास रहते हैं, उनकी हंसी बहुत प्यारी रहती है और उनको हंसाना एक अचीवमेंट लगता है। किसी की आनंदपूर्ण जीवंतता, मतलब इसकी जो लाइवलीनेस है ना, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को वो समा के रखता है। मतलब कौन कौन सी खुशियों को वो नष्ट करेगा, उसके बारे में बताया है। देखिए, हिंदी थोड़ी सी इसमें टफ है, परंतु मैं आपको सिंपल करके बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए वो कोई लव रिलेशनशिप में है। अब उस लव रिलेशनशिप में उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो उसको डर पैदा होएगा, और अपनी खुशी से तो वो डरता ही है। तो अब कंट्रोल भी नहीं है और अपनी खुशी से भी डर रहा है, तो वो सोचेगा कि जब कंट्रोल ही नहीं है तो प्यार को बिना कंट्रोल के और प्यार करने की बजाय उस रिश्ते को ही मैं तोड़ दूं, तो वो उस रिश्ते को नष्ट कर देगा, पसंद करेगा, है ना। मान लीजिए उसके हाथ में कोई करियर है जिस पे उसका होल्ड नहीं है, उस करियर पे, तो वो अवचेतन रूप से, अवचेतन मतलब सबकॉन्शियसली, वो जानता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। सबकॉन्शियसली वो एक ऐसी चीजों की अपने करियर को खत्म करने का फैसला करेगा। जैसे मान लो वो पैसे का गबन कर देगा या गलत इन्वेस्टमेंट कर देगा ताकि उसकी जॉब चली जाए,
ये अपने करियर की पूरी सफलता को भी नष्ट कर सकता है, और भले ही वो इस काम के लिए दूसरों को दोष देता हो, पर अपनी सक्सेस को रोक लेता है। मान लीजिए उसे लगेगा कि अब बॉडी वैसी नहीं रही जैसा मैं चाहता हूँ, वैसा नहीं कर रही है जैसा मैं चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा, अपने जो रिजिड व्यवहार है, उसका जो कठोर व्यवहार है, उसको तो सुधारना चाहिए, या अपने बॉडी के नीड के अनुसार उसको काम करना चाहिए। वो ये नहीं करेगा, वो उसके लिए बॉडी भी कंट्रोल के बाहर हो गई है तो वो उसको भी छोड़ देगा, और उसकी बॉडी क्या करेगी, खुद सबकॉन्शियसली वो खुद की बॉडी को खराब कर रहा है ना। अचानक बीमार हो जाएगा, वो इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको उसका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा, कम होते चला जाएगा। तो इस तरीके से वो अपनी बॉडी को भी डैमेज करते रहता है। रामपक की बुक जो मैंने ट्रांसलेट किया था, उसमें एक बहुत ही प्यारा एक इसका एग्जाम्पल है कि कैसे हम अपने आप को नष्ट करते हैं। इसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि कल रात को मैं याद करी थी कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, तो मैं आप लोग को उसको आखिरी में बताऊंगी ताकि आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो। मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल गई तो, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा है कि किस तरीके से सबकॉन्शियसली हम अपनी बॉडी को डैमेज करते हैं, और सेल्फ सैबोटॉर का तो ये विशेषता है, वो अपनी बॉडी को डैमेज करता है और वो खुद नहीं जानता कि उसकी बॉडी डैमेज हो रही है। अगर मान लीजिए उसको लगता है कि उसका आर्थिक पतन होने वाला है, बिल्कुल उसके पैसे खत्म होने वाले हैं, तो वो सबकॉन्शियसली वो इस तरीके से अपने स्थिति को बनाएगा कि उसके पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे, कैसीनो में खो देगा या इतना खर्च कर देगा कि उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। उसका जो भय है, उस भय के कारण जो ये विशेषता बनी है, उसके कारण वो अपनी लाइफ में बहुत नेगेटिव इवेंट्स को क्रिएट करता है, बनाता है। इसके पास बहुत अनंत संभावनाएं होती हैं कि जो भी वो बना रहा है उसको नष्ट कर दे, और भी कई इसके पास उपाय होते हैं जिससे वो अपनी खुशी को डिस्ट्रॉय कर लेता है। जैसे मान लो वो मेडिसिन ले रहा है तो मेडिसिनल मिसयूज करेगा, बहुत ज्यादा दवाइयां लेगा, जो रहती है ना हार्मफुल दवाइयां, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, वो सब दवाइयां लेने लग जाएगा, या कोई भी ड्रग अब्यूज करेगा, नशीली दवाओं का दुरुपयोग करेगा, शराब पिएगा बहुत, या ऐसे स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करता है जिसमें लाइफ रिस्क बहुत होती है। सिर्फ एक पल के आनंद के लिए आप अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते, पर उसको ऐसे स्पोर्ट्स में जाना पसंद आएगा। जैसे लिखा हुआ है पर्वतारोहण, गहरे समुद्र में गोताखोरी और कलाबाजियां, ऐसे वाले में, ऐसे स्पोर्ट्स में जाके भी वो अपनी लाइफ को रिस्की बनाता है। या तो एक्सीडेंट्स हो जाएगा या हार्ट अटैक्स आ जाएगा ऐसे ड्राइव्स वगैरह में जाने से, पर ये सब करेगा क्योंकि उसको लगता है मैं 1 मिनट की खुशी पा लूं, भले उसके लिए मैं अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूं। तो ये उसके लिए बहुत गलत है, और एक पल के शांति के लिए आपको गंभीर दुर्घटना की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अब ये जो अपने एक्टिविटीज करता है, उसके साथ साथ जो उसके निष्क्रिय लक्ष्य होते हैं, जैसे मान लीजिए वो कुछ और करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, निष्क्रिय लक्ष्य एकदम क्लियर उन्होंने नहीं लिखा है, मैं जितना समझ पा रही हूँ कि यदि अपनी लाइफ से वो कुछ पाना चाहता है, अभी डॉर्मेंट है, मतलब सुप्तावस्था में है अभी, वो उसको भी वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। उसकी जो ये डिस्ट्रक्शन का काम है वो सिर्फ बाहरी रूप नहीं है। बाहरी रूप आपको नहीं दिखेगा कि वो जाके कोई टेबल को तोड़ रहा है या कुर्सी को तोड़ रहा है, वो अपनी लाइफ में जो क्रिएट करता है ना, उसको, खुशी को या लव को या जिस भी चीज को है उसको डिस्ट्रॉय करता है अपनी एक्टिविटीज और अपनी पैसिव लक्ष्यों के साथ। इसकी इतनी फ्रिक्वेंसी हो जाती है उसके नेगेटिव इवेंट्स की उसकी लाइफ में कि उसकी बॉडी, उसकी स्पिरिट, उसकी नौकरी, उसका प्यार, उसकी सिक्योरिटी, सब कुछ नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो सेल्फ सैबोटॉर है वो क्या करता है, वो बहुत एग्रेसिव, अंदर से बहुत एग्रेसिव रहेगा। बाहर से वो शांत दिखा रहा है, गंभीर है, बिल्कुल है, परंतु अंदर से उसके अंदर बोलते हैं ना वो एग्रेशन है।
तो वो क्या करता है, अपने ऑटो एग्रेसिव पावर को, मतलब उसके अंदर जो आक्रामक शक्तियां हैं, वो कभी कभी अपने लिए यूज नहीं कर रहा। अभी तक तो मैंने आपको जितना बताया वो अपने लिए वो यूज कर रहा था, अपने को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर कभी कभी वो क्या करता है कि दूसरों के लिए भी, दूसरों की लाइफ में भी कुछ डिस्ट्रक्शन करना चाहता है। अनकॉन्शियसली वो कर रहा है, पर दूसरों के जीवन के आनंद को बर्बाद कर सकता है। वो मजा खराब करने वाला व्यक्ति है। अगर आप बहुत अच्छे मूड में हैं तो आपका मजा खराब कर देगा। वो शाश्वत निराशावादी है, बिल्कुल पैसिमिस्ट है वो, और अपने चारों ओर के ऊर्जा स्तर को कम कर सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा करेगा, पर वो कर सकता है। और दूसरों के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्रेड है, जॉयफुल चीजें हैं, उसको नष्ट करने के लिए साजिश भी कर सकता है। वो क्या सोचता है उस समय कि मैं दूसरों को अम, दूसरों की खुशी को मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूं। पर यूनिवर्सल लॉ क्या है, जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। तो वो दूसरों की खुशियों को डिस्ट्रॉय करेगा, परंतु परिणाम स्वरूप उसकी लाइफ में खुशियां डिस्ट्रॉय होते चली जाएंगी। ये लॉ है। इसीलिए उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बहुत लोगों से नहीं रहेगी, उसकी प्रोफेशनल फ्रेंड रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहेंगी, जहां पे भी वो काम करता है वहां पे आसपास के लोगों से उसकी बहुत अच्छी नहीं बनेगी, उसके मम्मी पापा से, उसके पेरेंट्स से उसका रिश्ता संतोषजनक नहीं होगा, उसकी सेक्सुअल रिलेशनशिप लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। ये सब उसके कारण हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसी के कारण हो रहा है। देखिए, मैं आप लोग को कर्म के हिसाब से उसको बाद में समझाऊंगी। कई बार हमारी लाइफ में हम अपने कर्मा जो लेके आते हैं उसमें एबेंडेंट, या किसी पार्टनर का की डेथ हो जाना, या पैसे का अचानक लॉस होना, ये सब हमारे कर्मा के अनुसार वो फिक्स डेट में रहती हैं। पर उस प्रारब्ध कर्मा को हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो क्रिया मना कर्मा है। तो ये क्रिया मना कर्मा जो होता है ना, वो इसके लिए पूरी तरीके से वो है, आउट ऑफ कंट्रोल है। वो प्रारब्ध कर्मा को रिएक्ट ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है। उसको आखिरी में मैं समझाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये मत सोचता कि सब वही क्रिएट कर रहा है। नहीं, कुछ उसकी किस्मत में है, उसकी डेस्टिनी में वो लिखवा के आया है, पर वो उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जो साइकी है, उसका जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है, इस आर्केटाइप के कारण बदल जाता है। तो उसकी, और वो अनजाने में अपने जीवन के खुशी के किसी भी स्थायी स्रोत, मतलब परमानेंट जो सोर्स है, उसको अनुमति नहीं देता। उसको बिल्कुल वो नहीं करेगा। उसका पूरे व्यवहार का उद्देश्य रहेगा उस चीज को नष्ट करना जो उसको खुशी और सुरक्षा प्रदान करता है। और जब ये सब होता है उसकी लाइफ में, और वो देखता है कि उसकी शादी भी टूट गई, या उसका काम, उसका जॉब अच्छा नहीं चल रहा है, या उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, तो कभी कभी वो अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लेता है। जो ये अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय कह रहे हैं, आत्महत्या, वो लास्ट में अंतिम विचार है उसका, है ना, पर वो बार बार करता रहेगा, क्योंकि वो जीवन के आनंद को नष्ट करने में अधिक मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो किस्तों में अपनी लाइफ में ये सब चीजें होने दे रहा है। तो अब जब सब चीजें उसके हाथ से निकलते जा रही है, तो उसके मन में सबसे ज्यादा चीजें जो आएंगी उसके थॉट में, वो आएगा सुसाइड। ऐसा कम ही होता है कि सेल्फ ये सेबेटर लोग सुसाइड करें, पर विचार वो बार बार करेंगे। तो जिसके भी माइंड में ये बहुत विचार आता है सुसाइड का, डेथ का, तो वो समझ जाना कि ये विशेषता के साथ आप जी रहे हैं। वही लोग सुसाइड करते हैं जब उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहेगा,
आखिरी एक जीवन बचेगा उनके पास, और अब उनको लगेगा कि अब इसको सहन करना मुश्किल है, क्योंकि प्यार चला गया, पैसा चला गया, रिश्ते चले गए और स्वास्थ्य भी चला गया। जब सब 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 चला जाएगा, आखिरी में जब वो सोचेगा सिर्फ एक लाइफ है मेरे हाथ में, उसको मैं तय करूंगा कि मैं कैसे जीऊं या नहीं जीऊं, तब वो उसको एंड करेगा, नहीं तो वो सिर्फ विचार करता रहेगा। इसको हम जो सेल्फ सेबेटर है उसकी जो मैंने बताया पैसिव और एक्टिविटीज दोनों में हम देख सकते हैं। पैसिव लक्ष्य जो रहते हैं उसके उसके 2-3 उदाहरण दिए हैं जो डेली लाइफ में वो कभी कभी फेस कर सकता है, कभी कभी नहीं, बहुत फेस करता है। जरूरी नहीं है कि हर एक कोई फेस करे। 2 एग्जाम्पल दिए हैं तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड हमारी निगेटिव इमेजिनेशन, निगेटिव थिंकिंग को कैसे मैनिफेस्ट करता है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। तो जैसे मान लीजिए एक लेडी के बारे में बताया है कि उसको बहुत ही महंगी ड्रेस पसंद आ रही है, किसी स्टोर में देखी है, वो बहुत महंगी है। अब उस महंगी ड्रेस को खरीदने के लिए या तो उसको अपनी बहुत सारी बैंक खाते से, मतलब अकाउंट से बहुत सारा पैसा निकालना पड़ेगा, या एनुअल वैकेशन का पैसा उसमें खर्च करना पड़ेगा। इतनी महंगी ड्रेस है, पर उसकी बहुत इच्छा है उस ड्रेस को पहनने की। पैसे का बलिदान करके वो बेचारी जाके ड्रेस खरीदेगी, वो ड्रेस खरीदेगी और उसको एंजॉय करने के लिए, यस मैंने अपनी खुशी को पा लिया, जिस चीज को मैं ड्रेस को खरीदना चाहती थी, और वो बहुत खुश होएगी और वो ड्रेस पहन के कॉफी शॉप में जाएगी। पहन ली उसने, बहुत खुश है, कॉफी शॉप में बैठ के कॉफी पी रही है। अचानक गलती से कॉफी उसके ड्रेस के ऊपर गिर जाएगी, और वो इस तरीके से गिरेगी कि उसके बाद वो कभी भी उस ड्रेस को पहन ना पाए। कॉफी का दाग नहीं निकलता है ना, तो उसकी ड्रेस हमेशा के लिए खत्म हो गई, खराब हो गई। अब ये क्यों हुआ? हम बोलेंगे कि भाई बेचारी की किस्मत खराब थी, नहीं, ये उसका अनकॉन्शियस सेल्फ सैबोटेज का एक एग्जाम्पल है। जिस लेडी का हमने उल्लेख किया है, बता रहे हैं, वो इतने सुख और आनंद को सहन करने में सक्षम नहीं है। अनजाने में, मतलब अनकॉन्शियसली और सहज रूप से उसे सुख और जीवन के आनंद की भावना पैदा करने के इरादे से तुरंत कुछ नष्ट करना पड़ता है। वो नहीं सहन कर पा रही है कि मैं इतनी खुश और आनंद ले पाऊंगी, तो वो अपने ही अनकॉन्शियस सेल्फ सैबोटेज से उस ड्रेस को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। एक और एग्जांपल है, एक मेल और फीमेल का है। कोई एक आदमी है जो एक लड़की को बहुत पसंद करता है, उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। अब डेट पर जाने के लिए बड़ा एक्साइटेड भी है, पर उसके मन में डाउट भी है, क्योंकि वो संदिग्ध रहेगा, क्योंकि उसको अपना, उसका जो साइकी है वो सेल्फ सैबोटेज का है। तो उसको लगेगा पता नहीं वो लेडी मेरे को पसंद करेगी कि नहीं करेगी, या उससे अट्रैक्ट होएगी कि नहीं, और कैसे रिएक्ट करेगी पहली मुलाकात पे। तो उसका साइकी, मतलब उस आदमी का साइकी एक सूडो कंट्रोल बनाएगा। सूडो कंट्रोल मतलब फेक बनाएगा, वो बनाएगा जिसमें वो वर्स्ट एक्सपेक्टेशन करता है। जैसे सब चीजें बिगड़ जाएंगी, वो जो उसका एक्सपेक्टेशन है ना वर्स्ट वाला, उसको मैनिफेस्ट करेगा। अब कैसे मैनिफेस्ट करेगा? अब वो जब डेट पर जाएगा तो वो इतना चिंता में रहेगा, इतना उदास और नेगेटिव मोड में रहेगा, उसके ग्लूमी फेस या उसके चेहरे पे दाग रहेंगे, उसकी बेड ब्रेथ हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम नेगेटिव इमोशंस वगैरह लेते हैं तो बेड ब्रेथ वगैरह सब होती है, और उसके चेहरे पे लाल लाल नहीं हो जाते हैं धब्बे, वो हो जाएंगे। अब वो सिर्फ सोच रहा है अपने, मेरे साथ गलत ना हो जाए, मेरे साथ गलत ना हो जाए, और वहां पर उसके साथ वो गलत होने के लिए उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, और उसका चेहरा भी बहुत ही ग्लूमी है। अब वो जब ऐसे फर्स्ट डेट पे जाएगा तो क्या लेडी उसको पसंद करेगी, उससे प्यार करेगी? नहीं करेगी ना, क्योंकि उस लेडी को भी एक डर है फर्स्ट डेट का, और उसके अंदर भी एक इनसिक्योरिटी है। तो वो जैसे ऐसे आदमी को देखेगी तो वो खुद पीछे हट जाएगी, और उनकी फर्स्ट डेट फेल हो जाएगी, सफल नहीं होएगी। तो अब क्या हुआ यहां पर?
कि इस फर्स्ट डेट को कंट्रोल नहीं करने की जो डर था कि फर्स्ट डेट पे मैं जा रहा हूं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, यही डर उसको इस डेट को सक्सेसफुल या आनंद लेने में असमर्थ बनाता है। और ठीक वैसा ही होता है जिसके लिए वो आदमी डर रहा था। तो ये जितने हम इवेंट्स या फैक्टर्स हम बता रहे हैं, वो सब सेल्फ सैबोटेज के रूप में काम करते हैं। ये ऐसी इवेंट्स, ऐसी घटनाएं उसकी लाइफ में बहुत सी चीजें होती हैं कि जहां पे वो अच्छा चीज सोच के जाता है और वहां पर उसके साथ बुरा हो जाता है। बहुत चीजें उसकी रिपीट होते चले जाएंगे और वो शायद ही कभी ये समझ पाएगा कि वो खुद है जो कंट्रोल नहीं करने में सक्षम नहीं होने के डर के कारण वो खुद क्रिएट कर रहा है। अब इनका जो नेगेटिव पोल मैंने बताया था, पॉजिटिव पोल बताया था, आत्म बलिदान। हमको कोई लगेगा कि अरे आत्म बलिदान अपने को सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहा है ना, तो वो तो अच्छा है गुण, पर यहाँ पर उसके लिए प्रॉब्लम करेगा। ये किसी भी व्यक्ति से जब प्यार करता है या किसी फ्रेंड या किसी विचार या किसी प्रोजेक्ट या किसी वस्तु जिसको ये बहुत प्यार करता है, उसके लिए बहुत इच्छुक होता है, उसके लिए खुद की अपनी पूरी लाइफ को बलिदान कर देता है। और वो उस समय ऐसा व्यवहार करेगा जिसमें सिक्योरिटी की अपनी जरूरतें जो उसकी रहेंगी या खुशी की जो जरूरतें हैं, उन सबको इग्नोर कर देता है। किसी एक व्यक्ति, एक प्रोजेक्ट, एक वस्तु के लिए पूरी लाइफ को वो सेक्रीफाइस कर देता है और अपने आप को महत्वहीन के रूप में संतुष्टि की इच्छा को करता है कि ठीक है, मैं महत्वहीन, मेरे पास मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं उसी में खुश हूं, उसमें वो खुश रहता है। मतलब ये आत्म बलिदान बेवकूफी हुई ना, पर वो उसमें खुश रहता है कि एक व्यक्ति, एक प्रोजेक्ट के लिए भी मैं खुद को बलिदान कर रहा हूं। ऐसे वाले व्यक्ति भय की बेदी पर खुद को बलिदान कर देते हैं और कभी भी ये महसूस करने या कहने की हिम्मत नहीं करते हैं कि उसे क्या अच्छा लगेगा और उससे किससे उसको खुशी मिलेगी, क्योंकि उसका मानना है कि कोई भी उसकी इच्छा पूरी नहीं करता, कोई भी उसको जरूरत में उसकी दिलासा नहीं देता, मतलब उसको सांत्वना नहीं देगा, और कोई भी उसको ऐसा गिफ्ट नहीं दे सकता जिसमें कोई बंधन ना हो। कोई होगा तो कोई मीनिंग के कारण ही कोई उसको गिफ्ट देगा, ऐसे वो आशंका करता है और ये सच भी हो जाता है। और इस विश्वास के कारण कि कोई मेरा केयर नहीं करता, मेरे को कोई दिलासा नहीं देता, इसके कारण ना वो अपनी जो विश होती हैं, अपनी जो इच्छाएं होती हैं, वो दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि दूसरे लोग नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, उसकी खिल्ली उड़ाएंगे या उसको नष्ट कर देंगे या अपमानित करेंगे। इसके कारण वो एक्सप्रेस ही नहीं करता अपने सीक्रेट विश को या अपनी जो भी इच्छाएं होती है उनको नहीं बताता है। इसलिए ऐसा अक्सर होता है उसके साथ कि उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो कलीग हैं, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसके सीक्रेट विश के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं और लगातार आश्चर्य करते हैं कि हम तो उसके लिए इतना करते हैं, इतना करते हैं, इतना प्यार करते हैं, फिर भी हमको वो रिजेक्ट करता है, हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता है। मतलब रिजेक्शन और डिस्ट्रस्ट हमारे ऊपर क्यों कर रहा है, उसके आसपास के लोग नहीं पहचान पाएंगे, जबकि वो बहुत उसको खुश करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसको खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए कि क्या उसकी खुशी है सामने वाला, है ना। एक्चुअली वो खुश रहना ही नहीं चाहता, उसका मानना है और हमेशा मन में उसकी कल्पना रहती है कि मैं खुश रहूंगा, पर उसके ऊपर वो कभी ध्यान नहीं देता है। मतलब वो खुद खुश नहीं रहना चाहता है, उसके मन में है इच्छा, कल्पना है कि मैं खुश रहूंगा, पर उसके तरफ वो ध्यान नहीं देता है कि मुझे खुश रहने के लिए कुछ एफर्ट करना पड़ेगा या मुझे खुश रहना चाहिए। इसीलिए अक्सर वो बिना सोचे समझे फैसला कर लेता है और खुशी को एक भी मौका नहीं देगा आने के लिए। कभी, क्योंकि उसको डर लगता है ना कि अगर खुशी अपने डायनामिक में आ जाएगी तो उसको कंट्रोल तो कर नहीं पाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए वो चली जाएगी, थोड़ी देर के बाद वो चली जाएगी, तो वो खुशी को आने ही नहीं देगा।
नतीजन क्या होता है, वो अकेला रहता है। उसको अलोन वुल्फ बोलते हैं वर्दा हेसलमैन, क्योंकि वो हमेशा मानता है कि वो दूसरों से प्यार पाने में सक्षम नहीं है, कोई उससे प्यार नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है, उसके बैड टेम्पर और उसके डिस्ट्रस्ट के कारण उसके आसपास के लोग वैसे ही उसके साथ रिएक्ट करेंगे। अब जो ये सेल्फ सेक्रीफाइस मैंने बताया कि अपनी लाइफ का बलिदान कर देता है किसी के लिए भी, यहाँ पे एक और चीज में लिखा है सेल्फ सेक्रीफाइस कि यदि मान लीजिए उसका लव्ड वन कोई बीमार पड़ गया, उसकी इतनी सेवा करेगा कि वो एक सीमा ही नहीं बनाएगा सेवा करने की। इतने सेल्फ सेक्रीफाइस तरीके से करता है कि वो सीमा निर्धारित नहीं करता और खुद के बारे में सोचता ही नहीं। वो वर्षों तक एक दिन भी बिना छुट्टी लिए उसकी सेवा करता रहेगा। सभी दवाइयां उसको पर्सनली ले जाकर उसको देगा, बीमार व्यक्ति को, है ना। जबकि बीमार व्यक्ति कोई इतना बीमार नहीं है कि अपनी दवाइयां नहीं ले सकता, कोई अपंग नहीं है या कोई शारीरिक उसको इतना कष्ट नहीं है, पर वो अपने हाथ से उसके हाथ में दवाइयां रखेगा। नहीं नहीं, मैं तुमको दूंगा, बिल्कुल। कोई डॉक्टर नर्स को उसके पास नहीं आने देगा। और सब, जैसे वो जो मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसका पूरा काम वही संभालेगा। अब कोई डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत नहीं, मैं ज्यादा बेहतर जानता हूँ क्या देना है क्या नहीं देना है। पूरी दवाइयों की बारे में वही डिसीजन लेगा, क्योंकि वो सोचता है कि वो बेहतर जानता है। अब ये आप जो सोच रहे हैं कि इतना केयर कर रहा है, इतना केयर कर रहा है उस पेशेंट की, अपने लव्ड वन की, वो क्यों कर रहा है? उस सेल्फ सेबेटर को कंट्रोल करना है, उसकी इच्छा है कंट्रोल करने की। तो वो उस पेशेंट की हेल्पलेसनेस, मतलब उसकी लाचारी पर कंट्रोल नहीं खोना चाहता। इस तरीके से सेल्फ सेक्रीफाइस उसके इस रिश्तों को नष्ट कर देता है। अब पेशेंट क्या करेगा? पेशेंट को रिकवरी के लिए एक विल पावर चाहिए, है ना, हर एक को विल पावर चाहिए। अब केयर गिवर जो उसका सेल्फ सेबोटार, मतलब समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति अति में उसकी ख्याल रख रहा है, तो वो जो पेशेंट है वो अपनी रिकवरी की जो पावर है वो खो देता है। अब उसको इतना डिपेंडेंट बना दे रहा है तो उसकी रिकवरी ही नहीं हो पाएगी। आपको लगेगा कि अरे ये केयर तो महान प्रेम है, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये प्रेम नहीं है, ये बैकग्राउंड में उसकी रिवेंज लेने का एक पुरानी और एक अधूरी इच्छा होती है, जिसको वो निस्वार्थ बलिदान के रूप में जीता है। तो कई आप लोग जो आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, तो उन लोगों के स्टेटमेंट जो है, मैं आप लोग का पीपीटी दिखाना भूल गई थी। वैसे पीपीटी कोई खास नहीं बनाई हूं, पर फिर भी एक हो सकता है आप में से भी कोई लोग इस साइकी में जीते हों, तो आप लोग पहचान सकते हैं उनके स्टेटमेंट से। जैसे मैंने बताया कि उनका थोड़ा सा मैं पीपीटी समझा दे रही हूँ। उनका आत्म विनाशकारी, इनका माइनस पोल है, और प्लस पोल है उनका आत्म बलिदान। एक बार मैं पढ़ लेती हूँ ताकि थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए कि वो डर जो व्यक्ति के जीवन के आनंद, प्रसन्नता, प्रेम और सुरक्षा पर नियंत्रण खोने का भय है। आर्टिस्ट का है, हास्य का भाव रहेगा, गंभीर ज्यादा रहेगा और हमेशा दूसरों पर दोष मरता रहेगा। जब उसके पास आत्महत्या के भी विचार आएंगे तो वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं अपने आप से हार गया हूं, वो दूसरों पे दोष रख के आत्महत्या का कारण ढूंढना चाहेगा। रिश्ते उसके सबसे ज्यादा खराब रहते हैं और वो पिटी लेने की बहुत कोशिश करता है। ये वाला मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि उसका जो कथन है, जो वो सेंटेंस बोलता है, वो आप में से भी शायद कोई बोल रहे होंगे, तो आप लोग समझ जाइए कि मैं जो भी चीज शुरू करता हूं वो बुरी तरह समाप्त हो जाता है।
भाग्य उसके लिए क्रूर है, सभी लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, अदालत में भी उसके पक्ष में न्याय नहीं होता, और हर साथी उसका, हर फ्रेंड उसका, हर कंपेनियन उसको छोड़ के चला जाता है, उसके पास खुशी नहीं टिकती। ऐसे सेंटेंस लोग जो बोलते हैं ना, मेरी किस्मत ही खराब है, जो ऐसे सेंटेंस बोलते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और ये जो इनके स्टेटमेंट हैं ये सब पूरे एक तरह से सुसाइडल हैं, क्योंकि जितने बार वो ऐसे सेंटेंस को बोलता है या सोचता है, वो अपने खुद की बॉडी को डैमेज करता है, और मोस्टली अपने आप को तुच्छ दिखाता है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं हूँ, और दया पाना चाहता है, लोगों की सिंपैथी पाना चाहता है। यहाँ पे वर्दा जी बहुत अच्छा एक चीज लिखती हैं कि जब भी हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन का वर्ड सुनते हैं तो हमको लगता है कि एक ही है, सुसाइड। तो यहाँ पे सेल्फ सेबोटेज को सिर्फ सुसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझिए। वो सुसाइड नहीं करेगा, परंतु अपने को धीरे धीरे अपनी लाइफ की खुशी, आनंद, करियर, लाभ, हर चीज को खुद डिस्ट्रॉय करता रहेगा, अपनी बॉडी, सब कुछ चीज को डिस्ट्रॉय करता रहेगा। बस आत्महत्या उसके कई संभावनाओं में से एक रहेगा। अच्छा, अब इसको क्यों ऐसा होता है, क्या इसकी लाइफ में हुआ? हम जैसे बताए हैं कि हम आत्माएं पहले से ही इस चीज को चुन के आती हैं, अपनी विशेषता को, तो नेचुरली उस टाइप के मदर फादर को लेंगी जो हमारे में ये चीज को या ऐसी स्थिति को बनाएंगी जो हमारे को ये विशेषता को लाने में सहायक होंगे। वो सिर्फ सहायक है, हमारे पेरेंट्स और हमारी बचपन की स्थितियां। तो ये उसके साथ कौन कौन सी हैं? एक ऐसा उसके पास फैमिली बैकग्राउंड होता है जिसमें छोटी छोटी खुशियां और सुख या तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं या नष्ट कर दी जाती हैं। जैसे एक छोटा सा गिफ्ट, एक छोटी सी मिठाई का टुकड़ा या एक गेम, या तो उनको बहुत मुश्किल से मिलेगा बचपन में, या मिलेगा तो उसके भाई बहनों के द्वारा तोड़ दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। और इनके मदर और फादर की एक क्वालिटी रहेगी सेल्फ सैबोटेज की। हो सकता है कि उसके भी पापा और मम्मी खुशी से डरते हों। बहुत लोग जो वास्तविकता में जीते हैं ना, जो रियलिस्टिक लाइफ में जीते हैं, वैसे वाले रहेंगे। तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चों की खुशी की जो एंटिसिपेशन है, मतलब पूर्वाभास है, उसको वो तोड़ देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बहुत छोटे से सेंटेंस पे लिखा, माता पिता द्वारा ज्यादा खुश रहने में टोक देते हैं। जैसे मान लीजिए, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने बच्चे को आज के जमाने के हिसाब से रियलिस्टिक जीवन में बिताएं। अरे वो फैंटेसी में मत जिए, वो इमेजिनेशन वाली दुनिया में मत जिए, दुनिया बहुत कड़क है, बहुत कठिन है यहाँ पे जीना। तो वो अपने बच्चे को बचपन से ही तैयार करते, परंतु ये नहीं समझते कि वो क्या कर रहे हैं गलत। तो वो कैसे करेंगे, उसको बहुत खुश रहने में ना टोक देंगे कि ज्यादा खुश मत रहो, ये शायद काम नहीं आएगा, ये बुरी तरह काम, ये तुम्हारा बुरी तरह खत्म हो जाएगा। ये जैसे हम लोगों में एक सेंटेंस है ना, ज्यादा मत खुश हो, ज्यादा मत उचको, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे साथ। फिर एक इन्होंने सेंटेंस लिखा कि पेरेंट्स बोलेंगे जो चिड़िया सुबह गाती गाती है उसे रात में बिल्ली पकड़ लेती है। कुछ होगा इनका प्रॉब्लम, अगर मैंने हिंदी में बना दिया उसको। मतलब बच्चा बहुत खुश है, और चलिए मान लीजिए वो पहली बार फर्स्ट आया और वो फर्स्ट आके अपने मम्मी पापा को बता रहा है, तो उसके हो सकता है पापा उसको चिल्ला के बोले कि सिर्फ फर्स्ट आ जाने से तुम लाइफ में सब कुछ नहीं कर लोगे, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती। मतलब जब वो बच्चा खुश है, उसकी खुशी में आपने टोक दिया, या उसकी कोई चीज जो प्रिय है उसको तोड़ दिया, तो ये सब चीजें उसके माइंड पर बहुत गहरा आघात पहुंचाती हैं। या कभी कभी लिखते हैं कि ये भी हो सकता है, ये तो पेरेंट्स उसको कर रहे हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि बचपन में उनके पेरेंट्स में किसी एक की मृत्यु हो जाए या दोनों की मृत्यु हो जाए, तो ऐसे रिश्तेदार के यहाँ रहना पड़ता हो जो रिश्तेदार उनको प्यार नहीं करता हो, या एकदम कठोर अनाथालय में रहना पड़ता हो, या पालन पोषण के तरीके में कई मारपीट और दंड हो, जिसका उद्देश्य
मतलब दंड का उद्देश्य उन चीजों को नष्ट करना है जिसको बच्चा सबसे सुंदर और अपने पसंदीदा चीजों के रूप में मानता है। हो सकता है उसकी डॉल तोड़ दे, हो सकता है वो जो क्रिकेट खेलता है उसकी बैट को तोड़ दे। तो जब उससे खुशी छिन जाती है, ये सब बच्चा एकदम कच्ची मिट्टी का घड़ा है, जब उसकी खुशियां वो छीनते हुए देखता है तो उसको लगता है कि खुशी मिलती है और मुझे दर्द मिलता है। तो उससे बेहतर है कि मैं खुशी ही नहीं महसूस करूं, क्योंकि खुशी का मतलब पीछे दर्द। तो वो क्या करेगा कि अपनी खुशी को नहीं आने देने के लिए, उसका अनजाने में दर्द को और अधिक सहन करने से बचने के लिए, समझ गए, दर्द को और अधिक सहन करने से बचने के लिए बच्चा अनजाने में किसी भी चीज के बारे में खुश नहीं होने की इच्छा को विकसित करता है कि नहीं, मेरे को किसी से खुश नहीं रहना है। और कोई दूसरा आके मेरा खिलौना तोड़े या मेरे बैट को तोड़े, मेरे डॉल को तोड़े और खुश हो, उससे बेटर है कि मैं खुद ही तोड़ दूं। तो उसके पास यदि कोई लेके जाएगा कोई अच्छा टॉय, तो उसको लगेगा कि नहीं, अब ये खुशी है मेरे पास, थोड़ी देर खेलने के बाद वो खुद ही तोड़ के उसको फेंक देगा, क्योंकि उसको एक डर है कि दूसरा उसकी खुशी को छीनेगा। और खुशी अर्थात उसके पीछे भय, वो दर्द का भय। तो ये बचपन में चीजें होती हैं। देखिए, उसने ऐसे पेरेंट्स को खुद ही अट्रैक्ट किया है, क्योंकि उसको इस विशेषता के साथ रहनी है, इसी विशेषता के साथ सारे अपने लाइफ चैलेंजेस को, अपने प्रारब्ध कर्मा को डील करना है। तो वो ऐसी सिचुएशन बनाएगा। तो ऐसे पेरेंट्स बुरे नहीं है, ऐसी परिस्थिति बुरी नहीं है, सब कुछ उसके मांग के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। और ऐसा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसकी सब कॉन्शियसनेस में जो परसेप्शन है वो विकसित हो जाती है कि वास्तव में जीवन में खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं है। हैप्पीनेस, जॉय, लाइवलीनेस का डर इतना बड़ा होता है कि जो नेचर उसको प्रोवाइड कर रही है खुश रहने के लिए, उसके प्रति भी वो ब्लाइंड हो जाता है। छोटी छोटी खुशियां उसकी लाइफ में आएंगी, छोटी हो सकता है, बड़ी भी खुशियां आए, परंतु वो उसको एक्सेप्ट करने के मूड में ही नहीं है, उसके पीछे उसका भय है। तो वो क्या करता है, उसके प्रति ब्लाइंड रहेगा और उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वर्दा हेसलमैन कह रही है कि यदि आप में ये ऐसा वाला फीलिंग है, अगर आपके में ऐसी वाली फीलिंग है, देखिए थोड़ा सा ही बनाई थी मैंने, कि तो उनको सलाह दी जाती है कि वो अपनी फिर से स्कूलिंग शुरू करें, उस क्षमता को पहचानने में जो वो खुश रहना होता है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है खुश रहना, उसके लिए फिर से स्कूलिंग शुरू कर दें। वो खुशी जो उसको ह्यूमन राइट के रूप में मिली है, और नेचर सबको दे रहा है खुशी, पर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ना। ये सबसे अच्छे स्थायी तरीके से लाया जा सकता है जब वो छोटी छोटी खुशियों को पर ध्यान देगा। अगर मान लीजिए उसका थोड़ा सा जॉब में उसकी इनकम सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, या कोई अच्छा फ्रेंड बन रहा है, कोई उसको अच्छा डिनर दे रहा है या कोई गिफ्ट दे रहा है, तो वो छोटे छोटे क्षणों पर भी वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस करे, ध्यान केंद्रित करे। और इसलिए ध्यान केंद्रित करे क्योंकि वो खुशी को महसूस करना इस विशेषता के कारण भुला दिया है। उसका काम है एक हैप्पीनेस डायरी रखे, जो उसको बहुत ज्यादा सहायता करेगी। उसमें वो सारी छोटी लाइवली फीलिंग्स, खुशी वाली और लाइवली फीलिंग्स को लिखे। और वो इतनी छोटी जो एकदम, जिसको वो उसको लगता था कि एकदम नगण्य है, अरे मान लीजिए किसी ने उसको एक फूल लाके दे दिया या एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया, और उस कॉम्प्लीमेंट से वो खुश हुआ, वो जो नगण्य भावनाएं हैं ना, उसको भी वो लिखे और नोट डाउन करे, और अपने जीवन के जो दृष्टिकोण है उसको सकारात्मक बदलने में ये सब चीजें जो नोट डाउन करेगा डायरी में, वो सब चीजें सहायक बनेंगी और उसको खुशी को एक नए तरीके से संबंधित होने में मदद करेंगे। जीवित रहने का विशुद्ध आनंद
फिजिकल वाइटलिटी का पर्यायवाची है, अर्थात भौतिक जीवन शक्ति का। यहां तक कि दर्द में भी एक निश्चित मात्रा में खुशी हो सकती है, क्योंकि देखिए दर्द इनके लिए, दर्द में भी एक खुशी होती है ना, और सेल्फ सैबोटर के लिए तो खुशी रहेगी क्योंकि उसको दुख बहुत जल्दी वो पकड़ता है, उसमें निश्चित मात्रा में खुशी हो सकती है, परंतु उसको फिर से उस डायमेंशन को फिर से खोजना चाहिए जो वो भूल चुका है, जो उसके पिछले टाइम की जो एक्सपीरियंस है ना खुशी को छीनने वाला, उन सब के कारण जो वो खुशी को भूल चुका है उसको फिर से याद करे, और जो नया एक्सपीरियंस वो नोट डाउन कर रहा है उसको इंटीग्रेट करे अपने पुराने एक्सपीरियंस के साथ। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। मैं थोड़ा सा बस और आप लोगों को कहना चाहूंगी, आर्टिस्ट के बारे में मैंने बहुत आप लोगों को नहीं बताया था विस्तार से, पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था उसका। उसमें एक सेंटेंस था कि इन लोगों को आर्टिस्ट जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, जरूरी नहीं है कि पोएट और वो समझ गए ना आप, छोटे छोटे काम भी अगर कर रहे हैं क्रिएशन का, तो उनकी क्रिएटिविटी तब बढ़ती है जब वो अपने डेली रूटीन से के खतरे से बच जाए। उनकी आत्मा और कल्पना को लगातार नए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे ऐसे मित्रों और ऐसे कंपेनियनशिप की आवश्यकता होती है जो उनके लिए न्यू, अनयूजुअल खुशी जो देते ना, खुशी या प्यार जो साझा करते हैं उसके साथ, उसकी उसको जरूरत रहती है ताकि उसकी क्रिएटिविटी बढ़े। क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए उसको नए फ्रेंड्स, नए प्यार मतलब फ्रेंड्स और एक नए प्रोत्साहन की जरूरत होती है। तो वो अपनी लाइफ में सबको समावेश करे, वो अलोन वोल्फ बन के मत रहे। मैंने आप लोगों को कहा था कि रामपाल जी की एक चीज के, एक इवेंट के बारे में बताऊंगी कि जो जिक्र किया था उन्होंने, कि किस तरीके से हमारा डर हमारी चीजों को मैनिफेस्ट करता है। उनके कोई चैप्टर में था, चैप्टर का याद नहीं है नाम। एक व्यक्ति था जो अपनी जॉब को प्यार नहीं करता था, वो भी सेल्फ सेबोटॉरी है समझ लो, है ना, वो अपने जॉब को प्यार नहीं करता, वो शॉर्ट है, चिंगना व्यक्ति है, और उसका जॉब है पूरे समय खड़े होकर काम करना, क्योंकि वो कुछ कैशियर वगैरह का काम करता है डेस्क पे खड़े होके, और उसको पूरे समय खड़े होके काम करना है। बहुत बड़ी कंपनी में उसको जॉब मिल जाती, इतनी बड़ी कंपनी में मिल जाती है, और उसके जो वो थे ओनर्स थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो वो डरता है। उसको डर लगता है कि कल को मेरे से कोई गलती हो गई, कैशियर हूं भाई, कोई अकाउंट्स वगैरह में गलती हो गई तो ये लोग तो मुझे जेल में डाल देंगे, तो जेल में जाने से अच्छा है मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं नौकरी छोड़ दूं। वो डर कि मुझे कभी गबन के आरोप में गिरफ्तार करके ले जाएगा, वो नौकरी छोड़ना चाहता है। पर उसकी वाइफ उसको हमेशा बोलती है कि नहीं, जरूरत है परिवार की तो तुम उस जॉब को करो। वो जॉब को कंटिन्यू करता है, परंतु डर, देखिए फियर कितना मैनिफेस्ट करता है। वो डर उसको क्या करता है, उसकी ही बॉडी में, एक पैर में एक घाव लाके देता है, एक घाव पैदा होता है, छोटा सा अल्सर। उसकी वाइफ उसकी जाके ट्रीटमेंट करती है, जल्दी जल्दी उसकी दवाइयां वगैरह होती हैं और डाइट वगैरह से उसकी ठीक हो जाती है। फिर उसको जॉब में वापस लौटना पड़ता है। जब तक के जॉब में नहीं गया था तब तक ये खुश था, फिर जाना पड़ता है, फिर उसके मन में वही फियर। फिर अब अल्सर उसके घुटने के ऊपर होता है, धीरे धीरे करके एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाता है कि अल्सर इतना विकराल रूप ले लेता है कि उसके पैर को काटना पड़ता है। एक ही आखिरी चारा रहता है, ठीक है, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करिए दवाइयों को, तो अब उसके पैर को काटना पड़ता है। अब वो अपंग हो गया, अपंग हो गया तो अब उसको जॉब तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो खड़े होके काम करना है। तो वो पैर कटने से भी खुश है, क्योंकि उसको वो जॉब नहीं करने का मैनिफेस्ट हो गया, किया उसी ने है। फिर उसको मालूम चलता है, जब हॉस्पिटल में उसके पैर को काटा जाता है और आर्टिफिशियल लिम्ब लगते रहता है, तब उसके डॉक्टर्स लोग को मालूम चलता है कि ये हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे कुछ लोग आते थे हैंडीक्राफ्ट के लिए, तो इसको उसमें ना एक्सपर्ट करा देते। तो हैंडीक्राफ्ट मतलब समझ गए, वो भी आर्टिस्ट था।
तो वो हैंडीक्राफ्ट में बहुत सक्सेसफुल अपना करियर बनाता है एक पैर कटने के बाद, परंतु वो जॉब छोड़ दिया। अब वो जो जॉब छोड़ा वो कौन छुड़वाया? उसकी इमेजिनेशन पावर ने छुड़वाया। आप समझ रहे होंगे कि इमेजिनेशन पावर के लिए बहुत सुंदर सेंटेंस लिखता है रामपा, जो मेरा प्रिय है, कि इमेजिनेशन पावर आपके साम्राज्य को खड़ा कर सकता है और आपके साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। आप जो चाहते हैं वो आप अपनी इमेजिनेशन पावर से कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। उसने अपने उस जॉब को डिस्ट्रॉय किया। सेम, क्योंकि मैं जब ये इसके नोट्स बना रही थी कल रात को, तो मुझे ये इंसिडेंट याद आया था कि ये रामपा में भी लिखा है। तो ये देखिए, जैसे इनकी लाइफ में मान लीजिए अबेंडन लिखा होगा, या इनका पार्टनर की डेथ हो जाए, या और किसी तरीके से इनके में खुशी नष्ट हो जाए, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि हर एक अपने अपने करवास लेके आता है ना। तो एक जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको ठीक से रिस्पॉन्ड करेगा। क्रिया मना हम उसी को कहते हैं ना, कि किस तरीके से हम अपनी सिचुएशन और लोगों के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। ये क्या करेगा? अपने दुख को पकड़े रहेगा और उस एक दुख के कारण और 10 चीजों को भी वो डिस्ट्रॉय करेगा। मान लीजिए कोई किसी ने उसको छोड़ दिया, तो वो उस दुख को ही पकड़े रहेगा, वो दूसरी खुशियों को नहीं देखेगा, क्योंकि उसका जो साइकी है वो सिर्फ एक ही तरफ काम कर रहा है कि मुझे खुशी नहीं मिल सकती। खुशी के लिए कोई लिखवा के नहीं लाता है, आप खुद खुशी को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि खुशी और आनंद हमारे अंदर है। आप कहीं पे भी चले जाइए, आप खुशियां बांटिए। आप जिसके साथ, एक डॉग के साथ आप खेल के खुश रह सकती हैं, एक छोटे से बच्चे के साथ खेल के खुश रह सकती हैं, किसी गरीब की सहायता करके आप खुश रह सकते हैं। तो 100 तरीके, हजारों लाखों तरीके हैं आपको खुश रहने के, परंतु ये सेल्फ सेबेटोर अपने दुख को पकड़ के रखता है और अनकॉन्शियसली अपने बॉडी और अपने लाइफ की जो खुशियां आ रही हैं उसको रोकता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग बहुत ऐसे मिलते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जो खुशी से डरते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि आप अपने फियर को बताओ, मैं भी अपना फियर नहीं बताने वाली हूं, है ना। तो बस आप ये समझिए कि यदि आपके में ऐसा कोई चीज है तो इस यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए। जो चीज आपके साथ गलत हुई है वो आपके कर्मा का हिस्सा है। बाकी आपके लिए अनंत संभावनाएं खुली हैं खुशी की, और आप खुश रह सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं। कहीं पर भी जाके आप खुशियों को बांटिए। यूनिवर्सल लॉ है कि जितनी खुशियां बांटेंगे उतनी खुशी मिलेगी। अगर उनके लव रिलेशनशिप खराब हो गए, तो एक लव रिलेशनशिप का अर्थ ये नहीं है कि अपने को सेल्फ बलिदान देके दरवाजा बंद कर देना। प्यार के लिए हमेशा एक दरवाजा खुला रहना चाहिए। जैसे मैं पहले भी कहती हूँ, तू न सही और सही और न सही और सही। तो कभी भी अपने को विक्टिम कॉन्शियसनेस में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज किया है कि आप अपना फियर बताएंगी तो हमको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। क्यों भाई, क्यों बताऊं? चलिए ठीक है, लास्ट इंटीग्रेशन वाले दिन मैं बहुत ऑथेंटिक हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है। जो मेरा है फियर है ना, मैं बता दूंगी। मुझे कोई पर्सनल मैसेज कर रहा है ना, तो मैं बता दूंगी, मुझे कोई शर्म नहीं है। सेकंड भी मैं थोड़ा बहुत पहचानती हूँ अपना। फर्स्ट वाला तो बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे पूरे टाइम तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते भाई कि मैं ही अपना बताऊं? तुम लोग अपना, कोई बता रहा है, कोई बता रहा है कि हाँ मैडम ये मेरा है, मेरे हस्बैंड का है, मेरे वाइफ का है, वो सब यूट्यूब में भी लिख रहे हैं, वो वॉरियर है, वो ये बताओ ना आप लोग भी तो। ठीक है ठीक है, बताएंगे जरूर। आखिरी दिन सब अपनी अपनी पुलपट्टी खोलेंगे। अरे मैंने कहा ना कि अगर कोई सेल्फ सेबोटाज है तो हमको उससे कोई हीन भावना से उसको नहीं देखना है, उसको हमको बल्कि और प्यार से देखना है। यदि आपके फैमिली मेंबर में ऐसा कोई व्यक्ति है तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम उसको और कंपैशन से और प्यार से उसको डील करें। जैसे मान लीजिए एक इंसान है हेल्दी, हाँ हाँ, तो जैसे मान लीजिए एक इंसान है हेल्दी, मैंने उसको पानी में धक्का दिया, वो पानी में से निकल के बाहर आ जाएगा। पर एक कोई अपंग है, उसको मैंने धक्का दिया,
तो हो सकता है वो बाहर निकल आए, हो सकता है कि वो निकल ही ना पाए, मर जाए, क्योंकि उसके पास एक लाचारी है, एक हेल्पलेसनेस है। तो जो सेल्फ सेबोटॉर है, उनकी जो साइकी है, उनका जो खुशी पाने का जो डर है, प्रसन्नता का खोने का जो डर है, उसको अगर हम दुखी करेंगे तो आप सोचिए कितना बड़ा हम कर्म कर रहे हैं। अगर किसी सेज को या किसी और को आप दुखी करेंगे ना, तो वो तुरंत बाहर निकल आएगा, अरे ठीक है छोड़ो, थोड़ी देर दुखी होएगा, निकल आएगा। पर जो आर्टिस्ट है, जिसकी कल्पनाएं हैं, जिसकी अपनी क्या बोलते हैं, छवियां हैं, उसके अपने इमोशंस हैं बहुत वीक, उसको अगर आप दुखी करेंगे तो कितना उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, कितने उसके साथ बुरे कर्म बना रहे हैं, क्योंकि वो पानी में से निकलने की हालत में नहीं है और आपने उसको धकेल दिया। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उसके साथ बहुत बहुत कंपैशन के साथ, कंपैशन लव का हाईएस्ट फॉर्म है। कंपैशन का मतलब सहानुभूति नहीं है फ्रेंड, कंपैशन का मतलब दया करना नहीं है। कंपैशन का मतलब है कि आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो एक्शन में, तो आप उसके साथ प्यार से रहिए, अपने जबान पर, अपने मैसेजेस पर, अपने रिएक्शंस पर इतना अलर्ट रहिए कि आपकी कोई भी बात से उसको दुख न पहुंचे। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो अपने सुसाइडल थॉट्स बनाते रहे और अपनी बॉडी को डैमेज करते रहे। तो बनवाया किसने? हमने। तो कर्मा का तो इफेक्ट हमारे ऊपर भी आएगा। तो ऐसे लोगों को बहुत प्रेम से आपको डील करना है और उनको बताना है कि खुशियां बहुत जगह हैं, ढूंढिए, डायरी बनाइए, खुश रहिए और बस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो